हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। हम लोग जर्नल एंट्री कर रहे थे। जर्नल एंट्री में मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे एडजस्टमेंट करा रखे हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट और लास्ट एडजस्टमेंट बचा है जर्नल एंट्री में, जो है टैक्स से रिलेटेड। अब ये आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है। टैक्स नया सब्जेक्ट है। बेसिकली आप लोग को 11th में पढ़ने को रहता नहीं है, ना 12th में। ये आगे ग्रेजुएशन वगैरह में पढ़ने को आपको मिलेगा। बट टैक्स एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इसको शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको टैक्स के बारे में बताना चाहूँगा, ताकि आपको ये समझने में आसानी हो। देखिए, किसी भी सोसाइटी को चलाने के लिए, रन करने के लिए एक रेवेन्यू जनरेटिंग टूल चाहिए। आप समझ लो, जैसे हमारा कंट्री, हमारा देश एक सोसाइटी है, जिसको चलाने के लिए हम लोग सरकार चुनते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। अब जो गवर्नमेंट है, ये एक मशीनरी है। ये रूल्स रेगुलेशंस वगैरह मेंटेन करती है। जो कॉमन एरियाज़ है उसका देखभाल करती है, जो इसको पब्लिक प्रॉपर्टी हम लोग कहते हैं, जैसे रोड्स, ठीक है, रेलवेज, पुलिस, डिफेंस, इन सब चीज़ों में खर्चे करती है सरकार। अब ये पैसे आएंगे कहाँ से? तो इसके लिए हर सोसाइटी में एक एक सिस्टम बनाया गया। शुरू से यह सिस्टम है, कोई नया सिस्टम नहीं है। उसको कहते हैं टैक्सेशन। क्या कहते हैं उसको? टैक्सेशन। हमारे कंट्री में भी टैक्सेशन है, और ये टैक्स एक तरह से एक लॉ है। ये फॉर्म कब हुआ था? 1961 में। ठीक है, हम लोग इसको बेसिकली लॉ के फॉर्म में 1961 में लाए थे। अब इस टैक्स में देखोगे आप, तो टैक्स मेनली दो तरह का होता है। ठीक है, एक को कहते हैं हम लोग डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स। दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब इस बात को समझना, डायरेक्ट टैक्स जैसे नाम से ही आपको लग रहा है, डायरेक्ट टैक्स में जो सरकार है उसको टैक्सेशन रेवेन्यू डायरेक्टली कंज्यूमर से मिलता है। यूँ समझ लो कि हम लोग, वी आर द टैक्स पेयर्स। हम लोग जो इनकम जनरेट करते हैं, उस पर जो उसका एक हिस्सा सरकार अपने टैक्स के रूप में लेती है। तो इसके एग्जाम्पल में आप समझ लो, डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल में इनकम टैक्स आ सकता है, फिर एक वेल्थ टैक्स होता है, ये आ सकता है। ये सब चीज़ें आ जाएंगी आपके डायरेक्ट टैक्स के एम्बिट में। ठीक है, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स का सिस्टम है जहां पे जो टैक्स पेयर है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करता। यहाँ पे तो हम लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते थे डायरेक्ट टैक्स में, बाय फाइलिंग में रिटर्न रिटर्न फाइल करके पे कर देते हैं। अब या तो रिटर्न फाइल करके पे कर दो, या टीडीएस के रूप में गवर्नमेंट खुद ही काट लेगी। ठीक है, अगर आप जॉब में हैं तो वहाँ पे टीडीएस डिडक्ट हो जाता है। तो ये बेसिकली डायरेक्ट टैक्स का ही पार्ट होता है। इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जो टैक्स पेयर होता है, ठीक है, मान लो ये एक टैक्स पेयर है, ये कोई प्रोडक्ट परचेज किया, एक प्रोडक्ट परचेज किया, किससे? शॉपकीपर से। ठीक है, अब ये शॉपकीपर जो है, इससे इस प्रोडक्ट का पैसा लेगा कंज्यूमर से। तो उस प्रोडक्ट के प्राइस में एक पार्ट टैक्स का भी एडेड होगा। आप किसी प्रोडक्ट को खरीदोगे तो पीछे में देखो लिखा रहेगा एमआरपी रुपीज सो एंड सो इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। अब वो टैक्स इसके पास से चला जाता है शॉपकीपर के पास। अब इस शॉपकीपर के थ्रू मैन्युफैक्चरर, डीलर, होलसेलर, ये सब के थ्रू अल्टीमेटली किसके पास पहुंचता है? गवर्नमेंट के पास। तो यहाँ पे देखो, टैक्स एक्चुअली में पे कंज्यूमर ही कर रहा है, बट डायरेक्टली गवर्नमेंट को ना देकर इसके थ्रू पे कर रहा है। तो ये कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो आपको बेसिकली मोटा मोटी डिफरेंस समझ में आ गया, क्योंकि हम लोग एक तरह से रिवीजन कर रहे हैं तो बहुत डिटेल में नहीं जा सकता। ऊपर ऊपर तौर पे यही है इसका मतलब। जहाँ पे हम लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करते, इनडायरेक्टली पे करते, वो कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। अब इंडिया में जो इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम बनाया गया, तो आप देखिए इनडायरेक्ट टैक्स में कितने कैटेगरी हैं। तो बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स में जो कैटेगरी बनाया गया, कुछ इस तरह से बनाया गया। सबसे पहला था एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी था जो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह पे लगता था।
दूसरा बनाया गया था सर्विस टैक्स, जो सर्विस सेक्टर पे लगता था। तीसरा बनाया गया था सीएसटी या वैट, जो सेल्स वगैरह पे लगता था। सेंट्रल लेवल पे अगर हो गया मतलब इंटर स्टेट सेल हो गया तो सीएसटी, और विद इन द स्टेट हुआ तो वैट, वैल्यू एडेड टैक्सेशन। और एक लास्ट होता था कस्टम, कस्टम ड्यूटी। अब ये जो कस्टम ड्यूटी लगता है, ये लगता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे। इसके अलावा और भी छोटे मोटे बहुत सारे टैक्स थे, एंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्राई, ये सब बहुत सारे टैक्सेस थे। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, होता क्या था कि इतने सारे टैक्स, अब किसी प्रोडक्ट के ऊपर मान लो मैन्युफैक्चरिंग हुआ तो ये टैक्स लग गया, ठीक है, और जब सेल करने जाओगे तो ये भी टैक्स लग जाएगा। मतलब एक प्रोडक्ट के ऊपर मल्टीपल टैक्सेस लग जाते थे, जिससे वो प्रोडक्ट काफ़ी महंगा हो जाता था। तो गवर्नमेंट ने कहा कि इतने सारे टैक्सेस को हम ना लगाकर एक सिंगल टैक्स क्यों ना बनाए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इन सारे टैक्सेस को डिलीट कर दिया और क्या बनाया, एक टैक्स जिसका नाम रखा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। अब एक सिंगल टैक्स लगता है। कस्टम ड्यूटी अभी भी है, कस्टम ड्यूटी डिलीट नहीं हुआ है, क्योंकि ये इन सबसे बिल्कुल अलग होता है। हाँ, जीएसटी नाम का एक टैक्स आ गया, जिसके आने के बाद से ये सारे टैक्सेस इसमें मर्ज हो गए, सब्स्ट्यूम हो गए, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में यहाँ देख लें, जो आपके बुक में लिखा है, क्या लिखा है जरा देखें इसके बारे में, क्या बोलता है। देखो, अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, आपको नाम में ही दिख रहा है, गुड्स भी है और सर्विस भी है, दोनों के लिए ही है। इसका मीनिंग क्या है, तो मीनिंग क्या दिया गया, जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। मैंने पहले ही कहा था ये किस तरह का टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। ये सब एमसीक्यू के पर्पज से आपको ध्यान रखना होगा। इनडायरेक्ट टैक्स, ये जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। लेविड एट प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑन एवरी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट, अब ये एक्सेप्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट तुम लोग के लिए, इसको ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन बन सकता है। कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिनको अभी जीएसटी के एम्बिट से बाहर रखा गया है, तो एक्सेप्ट है पेट्रोलियम एंड अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अल्कोहल भी दो तरह का होता है, एक होता है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, जिसको लिकर शराब कहते हो, और एक अल्कोहल होता है जो दवाइयों को बनाने के काम में आता है, तो वो अल्कोहल नहीं, उसके ऊपर लगता है जीएसटी। बट जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है उनके ऊपर नहीं लगता, वैसे ही पेट्रोलियम के ऊपर भी नहीं लगता। अब ऐसा क्यों किया गया, तो इसका कारण ये था कि जब जीएसटी आया था ना, तो स्टेट्स मना कर रही थी, वो बोल रही मैं जीएसटी नहीं लगाने वाला, क्योंकि जीएसटी के आ जाने के बाद से सारा का सारा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती, ठीक है। अब किसी स्टेट को रेवेन्यू जनरेट करने का जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है पेट्रोलियम और लिकर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं बाकी चीज़ों पे जीएसटी लगा देता हूँ, पर इन चीज़ों पे मैं जीएसटी नहीं लगाता। इन चीज़ों पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपना टैक्स लगाती है, अपना ड्यूटी लगाती है, स्टेट टैक्स, ठीक है, ताकि इसका रेवेन्यू उनके पास आए। तो आज भी इनके ऊपर आप देखोगे अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट है पेट्रोल का। क्यों है, क्योंकि हर एक स्टेट अपना टैक्स लगाती है। अगर जिस दिन जीएसटी लग जाएगा पेट्रोल के ऊपर, तो पूरे इंडिया में पेट्रोल का प्राइस सेम रहेगा। वैसे ही लीकर में भी सेम है, हर जगह आपको अलग अलग प्राइस देखने को मिलेगा। बट अगर इंडिया लेवल पर टैक्स लगता तो पूरे देश में लीकर का प्राइस सेम रहता। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या बोलता है, सप्लाई ऑफ गुड्स मीन्स सेल ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विस मीन्स रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। चलो, इसमें कोई नई बात है नहीं। अब जीएसटी क्या है, तो इट इज अ नेशन वाइड टैक्स सीकिंग टू यूनिफाई सेवरल इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन नेशन वन टैक्स। पूरे देश भर में एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए टैक्स लाया गया, ताकि सारे देश में एक ही टैक्स रेट लगे और हर जगह प्रोडक्ट का प्राइस सेम रहे, अलग ना हो। अब यहाँ पे देखो जीएसटी लाया कब गया था, तो पार्लियामेंट में इनैक्ट हुआ था, पास हुआ था ये 24 मार्च 2017 को। बट इफेक्ट में कब लाया, तो इफेक्ट में आया 1 जुलाई 2017 को। अब आपको इसमें से कोई डेट याद रखना, हाँ आप चाहो तो ये डेट याद रखना,
कि ये इफेक्ट में कब आया था, तो इट केम्स इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। तो अगर आपसे पूछा जाए जीएसटी कब आया तो 1 जुलाई 2017 बताना। अब डिटेल में बात करें तो जीएसटी में कौन कौन सा टैक्स मर्ज हुआ वो देख लो यहाँ पे। तो जीएसटी हैज रिप्लेस मेनी इनडायरेक्ट टैक्सेस बाय सेंट्रल एंड स्टेट। सेंट्रल लेवल पे कौन कौन था, एक्साइज ड्यूटी था, सर्विस टैक्स एंड सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, इसी को सीएसटी भी कहते हैं, ठीक है, कहते थे, अब तो नहीं है। इन तीनों को मर्ज करके जीएसटी में मर्ज कर दिया गया। स्टेट लेवल पे कौन कौन सा टैक्स मर्ज हुआ, तो ऑक्ट्राई या एंट्री टैक्स। ऑक्ट्राई का मतलब होता है चुंगी, इसको हिंदी में चुंगी कहते हैं। जब किसी स्टेट के बॉर्डर में एंटर करोगे तो वहां पे आपको एक बोर्ड दिखेगा कि फलाने फलाने स्टेट में आपका स्वागत है, और वहां पे एक चेक पोस्ट बना रहता है। तो वो आपको तो नहीं रोकेगा, पर कोई ट्रक या लॉरी गुजरता है तो वो रोकता है, रोक के कुछ पेपर मांगता है, डॉक्यूमेंट, ठीक है, वो पास होता है। क्योंकि मान लो अगर कोई प्रोडक्ट का प्राइस राजस्थान में कुछ और है और महाराष्ट्र में कुछ और है, तो बहुत आसान है कि राजस्थान से वो सामान उठाएं ट्रक में और महाराष्ट्र में जाके बेच दें, इससे मुनाफा हो जाएगा। पर इससे नुकसान किसको होगा, राजस्थान सरकार को नुकसान होगा, सॉरी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को नुकसान होगा, क्योंकि आप एक तरह से क्या कर रहे हो, स्मगलिंग कर रहे हो। तो उस टैक्स के डिफरेंसेस को रोकने के लिए ऑक्ट्राई लिया जाता था। जैसे मान लो राजस्थान से मैंने कोई प्रोडक्ट उठाया, जैसे मान लो चना, एक चना उठाया, ठीक है, करीबन एक ट्रक, और एक ट्रक चना के ऊपर मुझे लगभग 5 लाख टैक्स का बेनिफिट मिल रहा था। तो जैसे ही ये महाराष्ट्र बॉर्डर में एंटर करेगा ना, तो ये जो बेनिफिट है 5 लाख का, ये आपसे चार्ज कर लिया जाएगा, ताकि आप स्मगलिंग वाला अनड्यू बेनिफिट ना ले सको। उसके लिए ऑक्ट्राई या एंट्री टैक्स लगाया जाता था। ऐसे ही परचेज टैक्स लगता था, इंटरटेनमेंट टैक्स, वैट, लग्जरी टैक्स, टैक्सेस ऑन लॉटरी, ये सब तरह के टैक्सेस लगते थे। इन सब को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया जीएसटी में। अब हर जगह सिर्फ जीएसटी लगता है, ताकि कोई झंझट ही ना हो। जीएसटी का एक रेट स्ट्रक्चर दिया गया, ये बेसिक रेट स्ट्रक्चर है, यही रेट नहीं होता, इससे ज़्यादा भी रेट होता है कुछ कुछ आइटम्स पे, बट एक बेसिक रेट स्ट्रक्चर आपको यही दिया हुआ है। अब देखिए टोटल 5 स्लैब बनाया गया है जीएसटी का। पहले स्लैब में डाला गया है एसेंशियल आइटम इंक्लूडिंग फूड। एसेंशियल आइटम का मतलब ऐसा आइटम जिसके बिना आदमी जिंदा नहीं रह सकता है, तो उस पर जीएसटी कितना लगेगा, 0%, ठीक है। अब इसमें आगे खाने पीने की चीज़ों को मतलब ये मत समझना कि पिज़्ज़ा बर्गर आ जाएगा, वो सब नहीं आएगा, सब लग्जरी आइटम में आ जाएगा। इसमें आएगा नॉर्मल आटा, चावल, दाल, जो बेसिक खाने के आइटम वो सब आ जाएंगे। उनके ऊपर टैक्स कितना है, 0% है जीएसटी। फिर कॉमन यूज आइटम, कॉमन यूज आइटम का मतलब हो गया जैसे मिल्क वगैरह, ठीक है, पनीर वगैरह, इन सब चीज़ों में, ये सब जो कॉमन आइटम है जो हर जगह इस्तेमाल होता है, ये सब आइटम आ जाएंगे आपके कॉमन यूज आइटम में। उसके ऊपर टैक्स रखा गया 5%। एक स्टैंडर्ड रेट रखा गया, जैसे मान लो किसी चीज़ में जीएसटी का रेट समझ नहीं आ रहा तो उस पर स्टैंडर्ड रेट लगा दो, तो ये रेट आप ध्यान रखना। स्टैंडर्ड रेट क्या है, 12%। वैसे रेट आपको दिया रहेगा हर जगह, हर क्वेश्चन में आपको कोई भी रेट याद करने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट फॉर योर रेफरेंस है। मैक्सिमम गुड्स एंड ऑल सर्विस रेट एंड ऑल सर्विस स्टैंडर्ड रेट। मैक्सिमम जो गुड्स आपको देखने को मिलेंगे या सर्विस मिलेंगे, उसमें मैक्सिमम गुड्स के ऊपर जो रेट है वो है 18%, ठीक है। और जो लग्जरी आइटम है या टोबैको, लग्जरी आइटम का मतलब हो गया जो बड़ी महंगी महंगी गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, एसी वगैरह हो गया, ठीक है, या फिर टोबैको रिलेटेड आइटम, सिगरेट्स, पान मसाला, उन सब के ऊपर जो जीएसटी रेट है वो है 28%। सबसे हाईएस्ट रेट उन्हीं के ऊपर लगाया गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखते हैं। जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है, जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इट इज कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ये तो नॉर्मल सी बात है कि जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि जो जीएसटी पेड है
जिसको हम लोग इनपुट जीएसटी कहते हैं, ठीक है, जो जीएसटी पेड इसको इनपुट जीएसटी कहते हैं, कैन सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड, जिसको आउटपुट जीएसटी कहते हैं। जो आप इनपुट जीएसटी लेते हो ना, उस इनपुट जीएसटी को हम आउटपुट जीएसटी के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं, मतलब एडजस्ट कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब दूसरे शब्दों में बोले तो इनपुट जीएसटी जो होता है ना, वो कॉस्ट नहीं होता है फॉर परचेजर, बट एसेट होता है। इनपुट जीएसटी क्या होता है परचेजर के लिए? एसेट होता है। क्यों एसेट होता है? सिंस इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड ऑन सेल्स, ठीक है, क्योंकि इसका बेनिफिट आप बाद में ले सकते हो, इसलिए इसको आप खर्चा कॉस्ट का पार्ट नहीं मानोगे, इसको आप, क्योंकि ये रिकवर हो जाएगा, इसको एसेट मानो। सिमिलरली जीएसटी कलेक्टेड ऑन सेल्स, मतलब आउटपुट जीएसटी जो होता है वो इनकम नहीं है, इट इज अ लाइबिलिटी। तो आपको बस इतना याद रखना है, आपको बस इतना बात याद रखना है कि जो आपका इनपुट जीएसटी है ना, जो इनपुट जीएसटी है, मतलब जो जीएसटी हम लोग पे करते हैं, वो हमारे लिए क्या है? एसेट है। क्यों? कि उसका बाद में रिकवरी मिल जाता है, हम इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। और जो आउटपुट जीएसटी होता है, ये आपके लिए क्या है? ये लाइबिलिटी है, क्योंकि आउटपुट जीएसटी आपने कलेक्ट तो कर लिया, पर वो आपका पैसा नहीं है, वो आपने गवर्नमेंट के बिहाफ में कलेक्ट किया, वो गवर्नमेंट को जाके आपको जमा करना होगा। जब तक जमा नहीं करोगे तब तक तुम उसके लिए लाइबल हो। तो ये आपको एंट्री करने का काम आएगा, इसलिए इसको याद रखना अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ है, क्या? उसी बात को घुमा फिरा के लिखा हुआ है और कुछ नहीं। यूजुअली जीएसटी पेड इन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मतलब इज नॉट अ कॉस्ट बट एन एसेट एंड कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड। हाँ, ये हम लोग पहले ही जान चुके हैं। अब यहाँ पे आते हैं सेकंड वाले पॉइंट पे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इन सर्टेन केसेस जीएसटी पेड कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्ट। कुछ केसेस है जहाँ पे जीएसटी पेड को जीएसटी कलेक्ट में एडजस्ट नहीं किया जा सकता। क्या ऐसे केसेस हैं? देखो, अब ऐसे केसेस में जो जीएसटी पेड है वो कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। मतलब अगर जीएसटी एडजस्ट हो सकता है तब तो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, वो एसेट माना जाता है। बट अगर एडजस्ट नहीं हो पाएगा तो उसको आप कॉस्ट का पार्ट मान सकते हो, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास है यहाँ पे फूड एंड बिवरेजेस एक्सपेंसेस, रेस्टोरेंट बिल, इनका आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे, इसलिए इसको आप कॉस्ट का ही पार्ट मानो। पेमेंट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, इन सब को इन सब को आप कॉस्ट का पार्ट मानोगे, इनके ऊपर जीएसटी लगाते हो। पेमेंट ऑफ मेंबरशिप फीस ऑफ अ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ व्हीकल, फ्री गिफ्ट टू स्टाफ, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज। वैसे मैं आपको एक थंब रूल बताऊं तो देखो, जीएसटी जो आप पे करते हो वो आपके लिए एसेट तभी माना जाएगा जब उस जीएसटी के लायबिलिटी को आप किसी और को पास ऑन कर पाओगे, ठीक है। जैसे एक बिजनेसमैन कोई गुड्स खरीदा बेचने के लिए, तो जाहिर है जब गुड्स को बेचेगा तो गुड्स के साथ साथ जीएसटी भी ट्रांसफर कर देगा वो। अब ऐसे केस में वो जो जीएसटी है उसके लिए एसेट माना जाता है, पर जो अल्टीमेट कंज्यूमर होता है, जो गुड्स को अल्टीमेटली कंज्यूम करता है, उसके लिए जीएसटी कभी भी रिफंडेबल नहीं होता, उसके लिए जीएसटी कॉस्ट का पार्ट माना जाता है, ठीक है। अगर मान लो कोई बिजनेसमैन ही है, उसने गुड्स खरीदा और उस गुड्स को पर्सनल कंज्यूम कर लिया, तो उसके लिए भी वो कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा, क्योंकि वो उसको बेच नहीं पाएगा तो जीएसटी भी पास ऑन नहीं कर पाएगा। या उसका मान लो वो गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, चोरी हो गया, किसी भी वजह से अगर वो गुड्स को पास ऑन नहीं कर पाया अगले पार्टी की तरफ, तो उससे रिलेटेड जो भी जीएसटी है वो उसके लिए क्या माना जाएगा? एक तरह से एक्सपेंस माना जाएगा, ठीक है, एसेट नहीं माना जाएगा। तो ये एक थंब रूल है मोटा मोटी आपको समझने के लिए। चलिए थर्ड पॉइंट देखें। जीएसटी पेड मतलब इनपुट जीएसटी इज रिवर्स्ड क्रेडिटेड इन द फॉलोइंग केसेस। अब कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे आपने जीएसटी पे किया और उसका इनपुट जीएसटी का बेनिफिट लेके एसेट के साइड में दिखा रखे हो कि फ्यूचर में इसका बेनिफिट हम लेंगे, उसको कभी कभी उल्टा रिवर्स भी करना पड़ता है। क्यों रिवर्स करना पड़ता है? क्योंकि मान लो वो गुड्स जिसके ऊपर आपने जीएसटी ले रखा है वो गुड्स ही खत्म हो गया, तब तो रिवर्स करना पड़ेगा ना। जैसे वो गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया या गुड्स लौटाना पड़ गया, ठीक है, तो ऐसे केस में आपको उसको रिवर्स करना पड़ता है। देखो फॉर एग्जाम्पल
परचेज रिटर्न, खरीदे थे अब उसको वापस कर रहे हो तो जीएसटी भी उसको रिवर्स करना पड़ेगा। प्रोप्राइटर गुड्स को विड्रॉ कर लिया आपने पर्सनल यूज के लिए तो भी उसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा। गुड्स चला गया, गुड्स चोरी हो गया तो रिवर्स करना पड़ेगा। डिस्ट्रॉय हो गया या सेलेबल नहीं है, खराब हो गया तो भी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। या गुड्स आपने बांट दिया एज अ फ्री सैंपल या चैरिटी में दे दिया, किसी भी वजह से गुड्स आपने कंज्यूम कर लिया, यूज कर लिया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है, विलफुली मतलब जानबूझकर या एक्सीडेंटली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर गुड्स पास ऑन नहीं कर पाओगे तो उससे रिलेटेड जो जीएसटी एज ए एसेट दिखा रखे हो इनपुट जीएसटी, उसको रिवर्स करना ही पड़ेगा। सिमिलरली आउटपुट जीएसटी इज रिवर्स इन केस ऑफ सेल्स रिटर्न। जैसे परचेज रिटर्न में इनपुट जीएसटी को रिवर्स करते हैं, सेल्स रिटर्न में आउटपुट जीएसटी को भी रिवर्स करते हैं, वहां पे लायबिलिटी खत्म हो जाता है। अब देखो कुछ ये लिस्ट आपको ध्यान रखना है, कुछ ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो कि एग्जेम्प्ट हैं फ्रॉम द लेवी ऑफ जीएसटी, अभी इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया गया है। जैसे पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, क्योंकि वेजेस एंड सैलरी पे ना जिसको मिलता है उसके ऊपर टैक्स लग जाता है, डायरेक्ट टैक्स वो लोग पे करते हैं, तो उस पर दोबारा जीएसटी ला के उसको और महंगा नहीं करना है। सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू गवर्नमेंट या एम्बेसीज ऑफ अदर कंट्रीज, गवर्नमेंट को अगर कुछ दोगे तो जीएसटी माफ है। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल, इनके ऊपर स्पेशल टैक्स है, अलग तरीका है इनका ट्रीटमेंट का, इसलिए इनके ऊपर भी नहीं लगता। और कई केसेस में गवर्नमेंट इसको एग्जाम्प्ट कर देती है जीएसटी के दायरे से। एजुकेशनल सर्विसेज, एजुकेशन को सस्ता रखने के लिए जीएसटी से बाहर रखा गया है, बट कुछ सेलेक्टिव कोई, सबको नहीं, ठीक है। जैसे कोचिंग वोचिंग में लगता है जीएसटी, बेसिक एजुकेशन को ही बाहर रखा गया। हेल्थ सर्विसेज, अब हेल्थ सर्विसेज में जो आपका बेसिकली हेल्थ से रिलेटेड है, वो जो वीआईपी 5 स्टार होटल जैसा जो हॉस्पिटल्स है उनके ऊपर जीएसटी लगता है, जो बेसिक हेल्थ सर्विसेज है उनके ऊपर नहीं लगता है। अब इसकी बहुत लंबे चौड़े लिस्ट है। ऐसा हेल्थ सर्विस जो आपके फिटनेस से रिलेटेड, जो आपके सर्वाइवल से रिलेटेड है, जो ज़रूरी था, उसके ऊपर नहीं लगेगा। बट अगर आप ब्यूटी ट्रीटमेंट के तौर पे अपने आप को और अच्छा बनाने के लिए ले रहे हो, शौकिया तौर पे हेल्थ सर्विस ले रहे हो, उसके ऊपर जीएसटी लगता है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस इस पे नहीं लगता, वो भी नॉर्मल क्लास पे, अगर बिजनेस क्लास टाइप है तो उस पर भी लगेगा। अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड इनटू बिजनेस बाय प्रोप्राइटर्स कैपिटल, नहीं लगेगा जीएसटी। अमाउंट विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, इस पर भी नहीं लगेगा। अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अच्छा बैंक से रिलेटेड आइटम्स को अभी जीएसटी से बाहर रखा गया है, पर भविष्य में उम्मीद है कि इसके ऊपर भी जीएसटी आ जाएगा। अभी लेकिन बैंक से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन जीएसटी नहीं लगाते, चाहे डिपॉजिट करो या विड्रॉ करो। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर एंड डिस्काउंट रिसीव, इसके ऊपर भी जीएसटी नहीं है। वैसे डेटर के ऊपर भी जीएसटी नहीं है। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ एंड बैड डेट्स रिकवर्ड, इसके ऊपर भी जीएसटी नहीं है, ठीक है। तो चलिए आई होप ये यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब इसका जरा कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें जीएसटी का, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखो जीएसटी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैंने टोटल पॉइंट लिया है आपके साथ, 7 पॉइंट ले रखे हैं, ठीक है। और ये सातों बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, पर इससे अगर ये समझ जाओगे तो जीएसटी का कॉन्सेप्ट भी समझने में आसानी होगा। सबसे पहला, जीएसटी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है जिसका दायरा बहुत बड़ा, सब मैक्सिमम चीज़ों को कवर कर पाए, और ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। अब इसमें क्या बोलता है देखो, जीएसटी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स विच हैज रिप्लेस्ड ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस levied by central and state government except custom duty, electricity, taxes on petroleum, taxes on alcoholic drink, taxes levied by local bodies, and all indirect, जैसे municipal tax वो हो गया local body, all indirect taxes have been merged into a single tax। तो हो गया ना comprehensive, क्योंकि इसमें सारे छोटे छोटे टैक्सेस और बड़े टैक्सेस भी मर्ज करके कुछ को छोड़ के, जिनका मैंने आपको रीजन भी दे दिया कि स्टेट चाहती थी उससे रेवेन्यू में खुद कर रखे, सेंट्रल गवर्नमेंट को ना दे। दूसरा है यूनिफॉर्म जीएसटी रेट्स। अब हर जगह अलग अलग रेट होने के हर स्टेट में अलग अलग प्राइसेस हो जाते थे, जिससे परेशानी होती थी बिजनेसमैन को कंपैरिजन करने में, इसलिए इससे स्मगलिंग बढ़ता था, गैर कानूनी काम लोग ज़्यादा करने लगते थे। अब एक रेट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए जीएसटी रेट लाया गया। इट इज़ अ सप्लाई बेस्ड टैक्स। पहले का जो टैक्स था वो डेस्टिनेशन बेस्ड था, मतलब जहां जाके वो गुड्स स्टॉप करेगा वहां का लोग टैक्स लेता था। अब ये सप्लाई बेस्ड है, जहां से गुड्स अराइज होता है, सप्लाई होता है,
वहाँ का लोगों का टैक्स पे अधिकार होता है। तो देखिए जीएसटी इज चार्ज बाय द सेलर ऑन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज एट द सेम रेट। इट कैन बी चार्ज बाय द सेलर ओनली इफ ही इज अ रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। ठीक है, अब जीएसटी रेट वही लोग लगाएगा जो रजिस्टर्ड होगा, अनरजिस्टर्ड लोग जीएसटी नहीं लगाता। ठीक है, एक कारण ये भी था जीएसटी लाने का, क्योंकि अनरजिस्टर्ड अगर आप हो तो आप जीएसटी नहीं लगा पाओगे, ना ही उसका बेनिफिट ले पाओगे। तो आपको तो लगेगा कि फायदे की बात है, फायदे की बात नहीं है, आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। अगर जीएसटी रेट मान लो 12% 14% है, 12% है, तो अनरजिस्टर्ड को वो टैक्स पड़ जाएगा 20-25% के आसपास। ठीक है, गवर्नमेंट ने ऐसे पॉलिसीज बनाए रखी है, इसलिए ताकि गवर्नमेंट चाहती थी कि आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लो, और जैसे आप रजिस्ट्रेशन लोगे आपके सारे ट्रांजेक्शन गवर्नमेंट के नज़र में आ जाएगा और आप टैक्स की चोरी नहीं कर पाओगे, ना ही ब्लैक मनी क्रिएट कर पाओगे। It is a destination based tax. GST is charged every time a sale is made till the time goods and services reach to the end consumer. Thus it is a destination based tax. ठीक है, यहाँ पे डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का भी काम आ जा रहा है। जीएसटी पेड इज नॉट अ कॉस्ट, ये हम लोगों ने पहले ही बात किया कि जो आपने जीएसटी पे किया है वो कॉस्ट का पार्ट नहीं माना जाता, क्योंकि वो रिकवर हो जाता है। ठीक है, जीएसटी पेड ऑन परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको हम लोग इनपुट जीएसटी भी कहते हैं, इज नॉट अ कॉस्ट फॉर द परचेजर, बट इट इज एन एसेट बिकॉज इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको अभी बताया था कि आप किसी को सामान बेचते हो, उस पर अगर जीएसटी ले रखे हो तो उसको आप एक्सपेंस मत मानो, क्योंकि फ्यूचर में आप उस जीएसटी को एडजस्ट कर पाओगे। जीएसटी कलेक्टेड इज नॉट अ इनकम बट अ लाइबिलिटी। अगर आपने जीएसटी लिया है किसी से तो वो आप अपने पॉकेट में नहीं रख सकते, वो आप गवर्नमेंट का पैसा, आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता है, नहीं दोगे तब तक तुम लाइबल हो। तो ये भी ठीक है, जीएसटी कलेक्टेड इज नॉट अ इनकम बट अ लाइबिलिटी। जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। अब ये इंपॉर्टेंट है, जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स क्यों कहा है? क्योंकि देखो जैसे वैट होता था कि हर आदमी जितना वैल्यू एडिशन करता है उतने पे ही टैक्स लगाएगा, वैसे जीएसटी भी है, जितना आप वैल्यू ऐड करोगे उतने पे ही टैक्स लगाओगे। ठीक है, क्योंकि पहले क्या था, शुरू में वैट से पहले हर बार टैक्स लग जाता था, जिससे क्या होता था कि आपके प्रोडक्शन के साथ साथ पीछे वाले के प्रोडक्शन पे भी टैक्स लग जाता था, तो टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाता था, जिसको कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन। जीएसटी में ये सब चीज़ नहीं है। एग्जाम्पल से समझो तो समझ में आ जाएगा। देखो, एक आदमी परचेज किया गुड्स 1 लाख का और बेचा है बी को 1.5 लाख में, जीएसटी रेट है 12%। तो देखो जीएसटी पेड बाय ए ऑन परचेज 12% ऑफ 1 लाख, ए 12,000 दिया होगा। ठीक है, अब ये जीएसटी ए कलेक्ट कर लेगा बी से, जब वो बी को बेचेगा तो जितना जितना वो दिया होगा उतना वो उससे कलेक्ट कर लेगा। तो अपना 1 लाख प्लस 12%, ठीक है, मतलब 18,000 वो टोटल कलेक्ट कर लेगा। देखिए ए 12,000 पे किया था, अब वो गुड्स वो बेचा है 1.5 लाख में, तो अब वो 1.5 लाख का 12% मतलब 18,000 लेगा बी से। अब जब 18,000 गवर्नमेंट को जमा कराने जाएगा तो गवर्नमेंट को बोलेगा कि सर मैंने आपको पहले ही 12,000 दे दिया है पिछले वाले सेलर के थ्रू। तो गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है, अगर 12 दे दिया है तो इसका क्रेडिट ले लो, मतलब तुमको 18,000 टैक्स पे करना था जो तुमने कलेक्ट किया है, तो 18,000 ना देकर मुझे इसका डिफरेंस दे दो, मतलब 6,000। तो नेट इफेक्ट इसके ऊपर कितना पड़ा, इसको सिर्फ 6,000 ही गवर्नमेंट को देना पड़ा। इसको कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्सेशन, मतलब जो 50,000 आपने ऐड किया सिर्फ उतने के ऊपर ही टैक्स आपको लगेगा, पूरे के ऊपर टैक्स नहीं लगता। और यही प्रोसेस आगे कंटिन्यू करता है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसके आगे का हमारा अकाउंटिंग का पार्ट शुरू हो जाएगा और एंट्री भी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग आगे के पार्ट में करेंगे। तो चलिए आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू।